जय हिंद और नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी दर्शक मित्रों का ग्रोथ मोड यूपीएससी की इस सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे सामान्य अध्ययन के विषयों के पठन की इस श्रृंखला में यानी कि हाइपोथेसिस में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस श्रृंखला के तहत हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है जो हमने अब तक तय किया है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है, मगर यहाँ अगर इतिहास को एक अच्छे ढंग से हमें पढ़ना हो, अच्छे ढंग से देखना हो, बिना याद किए सारी बातों को समझना हो, सारी चीज़ों को जानना हो, तो मुझे लगता है कि हमारी जो तैयारी है वो शुरू से अंत तक की रहनी चाहिए, नहीं कि पाठ्यक्रम के मुताबिक। तो इसी के तहत हमने हमारी यह वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की शुरुआत इवोल्यूशन ऑफ मैन यानी कि जो मानव की उत्क्रांति थी वहाँ से शुरू की थी। फिर अति प्राचीन सभ्यताओं को देखा, जिनमें 4 मुख्य सभ्यताएं हैं, जिनमें इजिप्ट की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता उनमें से एक है। फिर बाद में ऐसी कई सारी सभ्यताएं देखी प्राचीन समय की, जिसमें चीन की सभ्यता का उल्लेख आता है, या यूरोप की अगर आप सभ्यता की बात करें तो यूरोपियन प्राचीन यूरोप की सभ्यताएं देखी है, ग्रीस की सभ्यता देखी। ठीक है, आज हम लोग रोमन सभ्यता के तहत खड़े हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमने रोमन सिविलाइजेशन के संदर्भ में हमने देख भी ली है। मगर आज के उपाख्यान में यानी कि आज के 22वें लेक्चर में हम लोग इस सभ्यता को संपूर्ण करेंगे, इसको पूर्ण करेंगे। मगर उससे पहले 2 महत्वपूर्ण मुद्दे देखने हैं हमें, जो कि आज यहाँ हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मुद्दे आपके सामने दृश्यमान है। सबसे प्रथम मुद्दा है रोम की संस्कार विरासत, यानी कि जो रोम ने विश्व को दिया अलग अलग क्षेत्रों में, जो रोम का योगदान था आज इस आधुनिक विश्व को, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो रोमन संस्कृति का जो विनाश हुआ उसके कारणों को तपासेंगे। कई सारे कारण है, कई सारे जो है दृष्टिकोण है लेखकों के, इतिहासविदों के, उन लोगों के बीच में भी एक वर्ग जो है वो कुछ और कहता है, एक वर्ग जो है कुछ और कहता है। मगर इनमें से हम लोग इसका विश्लेषण करके एक स्टैंडर्ड, एक आप समझ लीजिए कि एक स्टैंडर्ड प्रकार का एक दृष्टिकोण लेंगे और उस दृष्टिकोण से इनके कारणों की चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो शुरू करेंगे आज हमारी जो है मुख्य बात, जैसे आपको दृश्यमान है, रोम की संस्कार विरासत में देखनी है। देखिए, रोम जो है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र है जिन क्षेत्रों को आज आधुनिक युग उनका उपयोग करके आज अपना कार्य चला रहा है, आज अपना प्रशासन चला रहा है। ठीक है, और यहाँ रोम ने पूरे विश्व को ये भेंट दी है। यहाँ कोई प्रदेश की बात नहीं, कोई खंड की बात नहीं, मगर यहाँ रोम ने पूरे विश्व को यह भेंट दी है। कई सारी भेंटें हैं, ये बात ठीक है कि ग्रीस की सभ्यता की अगर तुलना करें तो रोमन सभ्यता थोड़ी सी निम्न कक्षा की हमें लगती है। मगर इस निम्न कक्षा के लगने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि ग्रीस ने जो हमें योगदान दिया अलग अलग क्षेत्र में वो भिन्न था, वहीं जो रोम के द्वारा हमें योगदान मिला वो भी भिन्न क्षेत्र में था। जैसे ग्रीस के द्वारा हमें स्थापत्य कला में जो है स्थापत्य विरासत मिली हमें ग्रीस की, या कला की विरासत आप कह लीजिए, या साहित्य की विरासत कह लीजिए। मगर यहाँ अगर रोम की बात करें तो इनमें से हमें कुछ नहीं मिला, इन क्षेत्रों में से ना ही हमें साहित्य मिला है रोम में से, ना ही हमें स्थापत्य मिला है। मगर जो क्षेत्र ग्रीस ने दिए है उनसे अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र है जो कि रोम ने दिए है, और आज पूरा विश्व इसी योगदान को, इसी विरासत को याद करके अपना प्रशासन चला रहा है, जिनमें सबसे प्रथम है कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून गढ़ना, कानून को लागू करना, न्याय करना, ये सारी चीज़ें दरअसल सर्वप्रथम बार रोम से प्रकट हुई थी। पूरे विश्व में रोम से जाके फैली है, भारत में भी रोम से ही आई है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद देखें तो उत्तम जो है प्रशासन, उच्च कोटि का प्रशासन आप कह लीजिए, हाईली एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली गिफ्ट बाई रोमन्स टू द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भिन्न क्षेत्र है, मगर यहाँ योगदान जो है वो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो रोम की सभ्यता भी बहुत ही अच्छी थी। फिर बाद में भाषा की जो है अगर बात करें तो भाषा में भी रोमन सभ्यता का योगदान सबसे अव्वल है, क्योंकि आज की जो आधुनिक यूरोपियन भाषा है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, या चाहे वो किसी और भाषा हो, उसमें लैटिन भाषा का बहुत ही बड़ा हाथ है। इनफैक्ट लैटिन भाषा जो कि रोम के द्वारा दी हुई पूरे विश्व को, उस लैटिन भाषा को यूरोपियन भाषा की माता का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि उसे
इनकी माता कहा जाता है। तो इतना बड़ा योगदान है, देखेंगे पूरी चर्चा। यहाँ हमारे सामने हेडिंग है रोम की संस्कार विरासत, यानी कि रोम ने पूरे विश्व को कौन कौन सी चीज़ें दी, किन किन बातों से जो है विश्व का ऋण उनके ऊपर चढ़ाया। देखेंगे जगत की प्राचीन शिष्ट सभ्यताओं में से एक मतलब रोमन सभ्यता। जगत की प्राचीन शिष्ट सभ्यता बहुत ही अच्छी तरीके से फली फूली, बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हुई सभ्यता और बहुत ही लंबे समय काल तक चलने वाली, साथ ही में बहुत ही बड़े क्षेत्रफल के ऊपर या बहुत ही बड़े क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य जमाने वाली ये रोमन सभ्यता है, जो कि विश्व की उच्च सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। परंतु ग्रीस सभ्यता की तुलना में थोड़ी निम्न कक्षा की है, जिसका जिक्र मैंने किया। क्यों निम्न कक्षा की है? क्योंकि यहाँ योगदान के प्रकार में भिन्नता है। ग्रीस ने जिन क्षेत्रों में योगदान दिया उन क्षेत्रों में रोम ने योगदान नहीं दिया, मगर रोम ने जिन क्षेत्रों में योगदान दिया वो पूरे विश्व में किसी और ने नहीं दिया है। इसका एक विशेष कारण है कि रोम के योगदान के क्षेत्र अलग यानी कि भिन्न थे, जिसकी चर्चा मैंने की। रोम का प्राचीन विश्व में कई जगह पर यानी कि कई क्षेत्रों में योगदान था, जिसके उदाहरण मैंने कुछ आपको दिए, मैं आपके सामने लिख सकता हूं। सबसे प्रथम उसमें हम लोग कानून प्रक्रिया को देखेंगे, कानून प्रक्रिया। फिर बहुत अच्छा प्रशासन, ये भी एक प्रकार से रोमन की ही भेंट है पूरे विश्व को। आगे देखें तो लैटिन भाषा का उदाहरण मैंने आपको दिया। जो लैटिन भाषा इन रोमनों ने दी है, यही लैटिन भाषा में से आगे जाके आज आधुनिक यूरोप की भाषा है, आप समझ लीजिए कि विकसित हुई है या डेवलप हुई है। फिर अगर दूसरे योगदान को देखें इनके अलावा, तो एक चीज़ यहाँ हमें सुस्पष्ट देखने को मिलती है। अगर हम विश्व इतिहास के पन्नों को अगर पढ़े तो यहाँ साफ रूप से हमें दृश्यमान है कि ईसाई धर्म के प्रचार में जितना योगदान, पूरे विश्व में ईसाई धर्म के प्रचार में जितना योगदान रोमन ने दिया था, उतना योगदान आज दिन तक किसी भी राष्ट्र ने नहीं दिया, किसी भी राष्ट्र के लोगों ने नहीं दिया। तो यहाँ ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ईसाई धर्म में या धर्म का प्रचार, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखें तो रोम ने ग्रीस को भौतिक व लश्कर की दृष्टि से जीता। यस, धीरे धीरे ग्रीस दुर्बल होता गया। हमें मालूम है ग्रीस एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विशाल राज्य था, मगर एक समय के बाद समय का चक्र घूमा और धीरे धीरे दुर्बल बनने लगा। और यही दुर्बलता का लाभ लेते हुए रोम ने ग्रीस के ऊपर आक्रमण किया और उनके ऊपर या ग्रीस के ऊपर कब्जा किया। कैसे? तो कि भौतिक रूप से, वहीं लश्करी रूप से। ग्रीस ने भिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति वाले लोगों पर एक चक्री शासन चलाया। देखिए यहाँ ग्रीस में क्या होता था कि एक चक्री शासन जो है इन लोगों ने चलाया था। काफ़ी सारे प्रांतों को प्राप्त करके, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके, उनको अपने में जो है समाहित करके, इन लोगों ने कई सारे प्रकार के लोगों को, कई सारी भाषा बोलने वाले लोगों को इकट्ठा किया और इनके ऊपर एक चक्री यानी कि यूनिलैटरली शासन चलाया। आगे देखें तो रोमन प्रजा ने एक उत्तम प्रशासनिक तंत्र की भेंट विश्व को दी, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल भी कहा जाता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग कह सकते हैं। राजेशाही को नाबूद करने के बाद रोम ने प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। यस, दोनों से कुछ कुछ तत्व लिए गए, राजाशाही के कुछ अच्छे तत्व लिए गए, वहीं जो आप समझ लीजिए कि जो तानाशाही था, जो एक चक्री शासन था, उसमें से भी कुछ तत्व लिए गए और ऐसे ही एक तंत्र की या आप कह लीजिए लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। साथ ही में यहाँ ये जानना जरूरी है कि यहाँ दो प्रशासकों की नियुक्ति होती, ठीक है, और ये दोनों को कंसोल कहा जाता, कंसोल। और ये एकदम लोकतांत्रिक रूप से ही निर्वाचित होते हैं और प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रजा की आवाज को, और जो है एक और ताकत देते और जोर देते। रोम एक मजबूत लश्करी तंत्र था, इसमें में कोई शंका नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ का इतिहास देखें तो हमें मालूम पड़ेगा, सुस्पष्ट है, बहुत ही सुस्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति को, प्रति नागरिक कहना उचित रहेगा, प्रति नागरिक को लश्करी तालीम अनिवार्यतः लेनी पड़ती थी। और ये तालीम की अवधि, समय अवधि लगभग 10 वर्ष होती थी। तो प्रति व्यक्ति अपने जीवन काल के 10 वर्ष लश्करी तालीम लेता और आगे चलकर जहाँ जहाँ राज्य को ज़रूरत लगे, जहाँ जहाँ
राज्य की मांग हो वहाँ वो अपनी सेवा राज्य को देता। तो इससे क्या होता कि राष्ट्र भावना का भी उस पूरे प्रदेश में उद्भव हुआ था। ये अपने आप में सकारात्मक बाबत थी। प्रत्येक रोमन नागरिक को अनिवार्यतः लश्करी तालीम दी जाती थी। युद्ध भगोड़े को मृत्युदंड ही दिया जाता था। युद्ध भगोड़ा यानी कि रणछोड़, जो रणछोड़ होता था, युद्ध से डर जाता था मौत से, तो उनके लिए मृत्युदंड की ही सजा थी। उससे नीचे कोई सजा का प्रावधान नहीं था। यानी कि इसे अत्यंत आप समझ लीजिए शर्मजनक माना जाता था, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। आगे की बात करें तो इतिहास कहता है कि शाकाहारी खुराक लेने वाले लश्कर ने पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त किया। ये इतिहास की एक बहुत ही अच्छी कहावत है। और संभवतः जो प्राप्त माहितियां हैं हमारे पास, जो प्राप्त साहित्य है, उससे लगता है कि रोमन लश्कर जो था वो संपूर्णतः शाकाहारी था, नहीं कि मांसाहारी। और शाकाहारी होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर राज किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि अफ्रीका के प्रदेश जीत लिए, ग्रीस के प्रदेश जीत लिए, एशिया माइनर के प्रदेश जीत लिए रोमन वासियों ने, रोमन राजाओं ने या रोमन तानाशाहों ने। और लगभग 700 वर्षों तक इन क्षेत्रों के ऊपर इन्होंने एक चक्री शासन चलाया, या आप समझ लीजिए कि वन हैंडेड लीडरशिप तब उन लोगों की स्थापित हो चुकी थी, लगभग 700 वर्ष। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा समय काल होता है। और इतने समय तक सत्ता बनाए रखना वो भी एक चुनौतीपूर्ण है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब साम्राज्य है वो बहुत ही ताकतवर हो, बहुत ही समृद्ध हो, जो शासनकर्ता एक के बाद एक आने वाले हैं वे भी बहुत ही आप समझ लीजिए कि एफिशिएंट हो, कुशल हो, तब जाके ये बात संभव होती है। आगे देखें, रोम ने तानाशाही का भी प्रयोग देखा। यस, रोम ने तानाशाही का भी प्रयोग देखा। धीरे धीरे ये दो कंसोल में से एक ही हो गया और वो अपने आप में तानाशाह बन गया। उसने सारी जो धुरी थी सत्ता की वो अपने हाथ में ले ली और शासन चलाने लगा। तो इस संदर्भ में देखें तो यहाँ रोम ने तानाशाही भी देख ली। लोकतंत्र की स्थापना के बाद प्रति 6 माह एक तानाशाह नियुक्त किया जाता था। प्रति 6 माह एक तानाशाह जो है नियुक्त किया जाता था और वो अगले 6 महीने तक प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके काम करता। मगर आगे चलकर जैसे जैसे यह समय काल आगे बढ़ता गया तो तानाशाह जो है वे दुरुपयोग करने लगे अपनी सत्ताओं का। और लगभग आगे के सारे तानाशाहों ने सत्ता का दुरुपयोग किया। वो प्रजा व राज्य के लिए वे हानिकारक साबित हुए। इनमें 4 या 5 तानाशाह हमारे पास मौजूद है, उनके नाम, जिसमें सबसे प्रथम है सल्लाह, फिर नीरो है। नीरो जो हमने पिछले उपाख्यान में देखा था, ऑगस्टस के बाद के राजाओं में आखिरी राजा, बहुत ही क्रूर वो घातक था। उसके बाद अगस्टस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो राजा थे वे दुरुपयोग करने लगे अपनी सत्ताओं का और प्रजातंत्र के मूल्यों को लगभग शून्यता कर दिया। विश्व को स्वतंत्र स्वाधीनता से रोम ने परिचय करवाया। यस, अगर किसी सभ्यता ने, किसी साम्राज्य ने स्वाधीनता या स्वतंत्रता की अगर परिभाषा दी है, पूरे विश्व को समझ दी है, तो वो है रोम। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा बिंदु है। एकता का परिचय विश्व को रोमन प्रजा ने करवाया, एकता का परिचय। और इसके भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े क्षेत्रफल के ऊपर इन लोगों ने राज्य किया काफ़ी वर्षों तक, जिसमें अलग अलग धर्म थे, अलग अलग संस्कृतियाँ थी, अलग अलग भाषाएँ थी, अलग अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग थे, ठीक है, जनजातियाँ थी। तो इनके ऊपर एकहतु शासन किया तो किया हुआ, धीरे धीरे राज्य के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने की परंपरा जो है वो बढ़ने लगी या उसका विकास हुआ। यानी कि सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रवासन का विकास शुरू हुआ और यही प्रवासन ने आगे जाके इनकी एकता को और मजबूत बनाया, इनमें राष्ट्रभावना की एकता को प्रज्वलित किया। फिर सारे जीते हुए प्रदेशों के लोगों की गरिमा का आदर करके सारे प्रदेशों को एक कर दिया गया। धीरे धीरे लोगों में प्रवासन बढ़ने लगा, एकता की भावना का जन्म हुआ। प्राचीन रोम में कुशल प्रशासन था, परिणाम राज्य में शांति थी। प्राचीन रोम में कुशल प्रशासन था, इट वॉज अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे जो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ हो, डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, जो कोई भी क्षेत्र हो, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ की जो आप समझ लीजिए कि जो अमलदार शाह थे या अमलदार थे, ठीक है, या ब्यूरोक्रेट आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, तो वे बहुत ही अच्छे थे और उनके द्वारा बहुत ही कुशल रूप से, शांतिपूर्ण रूप से प्रशासन चलता था। परिणाम
पूरे प्रदेश में शांति थी। और इतिहास के पन्नों में इस समयकाल को रोमन शांति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण समयकाल विश्व के प्राचीन विश्व के इतिहास में माना जाता है, रोमन शांति। इसका एकमात्र जिम्मेदार फैक्टर या एकमात्र जिम्मेदार कारक यह रोमन शांति का उनका असरकारक व कुशल प्रशासन था। आगे देखें, विश्व इतिहास में इस कालखंड को रोमन शांति के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र मैंने किया। रोम ने सर्वप्रथम बार विश्व को विश्व नागरिकता की भावना से परिचय कराया। विश्व नागरिकता की भावना यानी कि पूरा विश्व जो है वो अपने आप में एक गांव समान है, एक देश समान है, और सभी जो है वे पूरे विश्व के नागरिक है, ना तो केवल किसी एक प्रदेश के, कोई एक देश के। जैसे हमें मालूम है कि जो रोमन जो कानून थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून भी दिए, तो वैसे ही यहाँ विश्व नागरिकता की भावना भी इनमें से ही जन्मी है। अंग्रेजी शब्द एम्परर रोम शब्द इम्परेटर से जन्मा है। उन समय में इम्परेटर यानी कि किसी भी राजा को, या आप समझ लीजिए कि नया जो कोई राजा हो जिसका राज्याभिषेक हुआ हो उसे इम्परेटर कहा जाता था। फिर बाद में यह शब्द इंग्लिश में एम्परर बनकर हमारे सामने है और हम उसका भरपूर प्रयोग करते हैं। रोम ने विश्व को एक चक्री क्रूर शासन से भी परिचय करवाया। एक चक्री क्रूर शासन यानी कि तानाशाही। आज जो हमें नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है, लगभग उस तरह का जो शासन है वो लगभग 2000 साल के पहले, आज से 2000 साल के पहले रोम ने देख लिया, रोम ने महसूस भी कर लिया और पूरे विश्व को उससे वाकिफ भी करवा दिया। उसके बाद देखें ज़ारवाद, यानी कि ये भी एक क्रूर घातक शासन का ही प्रकार है, और यह ज़ारवाद का जन्म भी संभवतः रोम से ही हुआ ऐसा कहा जाता है और पूरे विश्व में माना जाता है। ज़ारवाद, तानाशाही, क्रूर तानाशाही, और यह ज़ारवाद का जन्म जो है वो भी रोम से ही हुआ। अब हमें रोम की संस्कार विरासत को और भी अच्छी तरीके से समझना है, बिना रटे हुए हमें चीज़ों को समझना है, तो हमें यहाँ एक स्मार्ट आर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उसके तहत हमने यह पूरी रोमन विरासत को 6 भागों में विभाजित कर दिया है, और उन 6 भागों में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको यहाँ 1 बाय 1 हम लोग देखकर आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो एक स्मार्ट आर्ट आपके सामने है जो कि रोमन विरासत को यहाँ हमारे सामने रखता है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। सबसे प्रथम उसमें रोमन कानून है, फिर उसके बाद प्रशासनिक सुधार है। 2 चीज़ हमने देख ली, मैंने मौखिक रूप से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि रोम ने पूरे विश्व को कानूनी व्यवस्था दी, न्याय व्यवस्था दी, अच्छे कानून दिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून दिए, साथ में सबसे अच्छा प्रशासनिक मॉडल दिया यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दिया। तो ये सबसे पहले 2 विरासत के बिंदु। तीसरा बिंदु धर्म व तत्वज्ञान। कुछ कम योगदान है धर्म व तत्वज्ञान की दृष्टि में या साहित्य की दृष्टि में, मगर जो योगदान यहाँ हमें मिला है रोम के द्वारा वो अद्वितीय है और आज पूरे विश्व को वो उपयोगी भी हो रहा है। उसके बाद साहित्य है, विज्ञान है, और आखिरी में कला है, और सारी चीज़ों को देखेंगे। मगर यहाँ कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्रीक संस्कृति की असर या उसकी छाप हमें देखने को मिलती है। वरना यहाँ जो हमने रोमन कानून की बात करी, प्रशासनिक सुधार की बात करी, तो ये ऐसे है जो कि स्वाधीन रूप से रोम के द्वारा ही विकसित किए हुए हैं मॉडल। मगर यहाँ कुछ एक बिंदुओं पर हमें ग्रीक संस्कृति की छाप देखने को मिलती है और अधिक छाप देखने को मिलती है। आगे हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे प्रथम रोमन कानून। रोमन शासन पद्धति जग विख्यात बनी, उसका मुख्य कारण वहाँ की न्यायपूर्ण शासन पद्धति थी। न्यायपूर्ण शासन पद्धति यानी कि यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो कानून व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी होगी और वहीं न्यायिक व्यवस्था यानी कि उसकी जो जुडिशियरी है वो भी बहुत ही एफिशिएंट होगी, इफेक्टिव होगी, तब जाके यहाँ न्यायपूर्ण व्यवस्था कह सकते हैं हम लोग। 2 चीज़ों का अच्छा होना यहाँ आवश्यकता है। उसके बाद रोम की प्रगति के मूल में रोमन कानून थे और ये कानून सबके लिए थे, कोई अन्याय नहीं था। कानून का जो अमलीकरण है वो भी बहुत ही चुस्त रूप से होता था, तो इसका फायदा रोम को मिला। पूरा साम्राज्य, पूरी संस्कृति आगे बढ़ी, विकसित हुई। ईसा पूर्व 450 में सर्वप्रथम बार
12 मेज में प्रवर्तमान कानून पत्थर पर लिखे गए, यानी कि 12, आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे 12 सरफेसेस पे, पत्थरों की सरफेसेस पे ऐसे कानून लिखे गए जिनमें सेक्शन वाइज डिटेलिंग की गई थी। कौन कौन से गंभीर गुनाह है, कौन कौन से सामान्य गुनाह है, क्या उनके सजा के प्रावधान है, इत्यादि चीज़ों की बहुत ही अच्छी तरह से सबसे प्रथम बार यहाँ हमें जो है इसका जन्म होता देखने को मिलता है। और साथ में ये कोडिफाइड फॉर्म है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोड। फिर रोम ने विश्व को सर्वप्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय कानून दिए, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून ना मात्र राष्ट्रीय कानून दिए, उनके देश तक सीमित कानून दिए, मगर अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे सामने रखे। रोम के विकास के साथ कानून भी विकसित होते गए, रोम के विकास के साथ कानून भी विकसित होते गए, और ये तो एक सामान्य सी ही स्वाभाविक सी ही बात है। रोम के इस कानूनों को बनाने में प्रवर्तमान परंपरा व रूढ़ियों का ख्याल रखा जाता। प्रवर्तमान परंपरा व रूढ़ी, तब के समय की जो परंपराएं थी, जो रूढ़ियां चली आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको यहाँ ध्यान रखा गया, और ऐसी चीज़ों को जो है गुनाहित व्याख्याओं से बाहर निकाला गया, गुनाहित परिभाषाओं से बाहर निकाला गया। आगे देखें तो इन कानूनों का स्पष्टीकरण करने हेतु धाराशास्त्रियों के वर्ग का विकास हुआ। यस, अब कानून का उदय हो गया है, मगर इस कानून को समझने के लिए, इस कानून को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने समझाने के लिए धाराशास्त्रियों का एक वर्ग यहाँ उत्पन्न हुआ, और संभवतः माना जाता है कि ये विश्व के सर्वप्रथम धाराशास्त्री थे, यानी कि लॉयर्स थे, जिनमें दो मुख्य है, सिसरो और क्विंटस, या क्विंटस कह लीजिए। दो मुख्य धाराशास्त्री है जो कि इस समूह के भाग थे, और उनका योगदान भी वहाँ के सामान्य लोगों को, सामान्य जनमानस को कानून समझाने में बहुत ही अहम था। रोमन प्रजा का सूत्र था, परंपरा कानून का उत्तम विश्लेषण होता है। यस, जो परंपराएं होती है, अगर आप उनको देख लीजिए तो आपको वहाँ के कानून या वहाँ की कानून व्यवस्था आपके समझ में आ सकती है, ऐसा जो रोमनवासी है उनका प्रखर रूप से मानना था। और इसलिए अपने कानून बनाने में वे रूढ़ियों का, परंपराओं का अधिक रूप से ध्यान रखते थे कि वे बनी रहनी चाहिए, उनको हानि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रोम ने एक व्यवस्थित न्याय पद्धति दाखिल करी। यस, न्याय पद्धति एक अच्छी कानूनी पद्धति, दूसरी बाजू एक अच्छी न्याय पद्धति भी दाखिल करी। चार्ल्स वर्थ अपने पुस्तक रोमन एम्पायर में कहते हैं कि रोम जैसे सबसे विशाल, या रोम जैसे विशाल साम्राज्य को अगर कोई चीज का सबसे ज्यादा फायदा मिला हो तो वो है उनकी व्यवस्थित न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था का। वो अपने बुक रोमन एम्पायर में लिखते हैं। तो इतनी अच्छी, इतनी चुस्त, इतनी आप समझ लीजिए कि सिस्टम है वहाँ की कानून व्यवस्था थी, वो न्याय व्यवस्था थी, जिनका फायदा इन लोगों को अपने विकास में हुआ। आगे देखें, साम्राज्य का आर्थिक विकास होने लगा। मिलकत व वित्तीय संबंधों को बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रकार के कानून घड़े गए, यानी कि प्रॉपर्टी को संबंधी कानून, वित्तीय, फिनेंशियल, ये सारे कानून बनने की शुरुआत यहाँ होने लगी। तो इन शॉर्ट यहाँ सिविल व क्रिमिनल दोनों प्रकार के कानून यहाँ बनने लगे। तानाशाह अगस्टस ने भी प्रजा में नैतिकता बनाए रखने हेतु कई कानून बनाए थे। प्रजा में नैतिकता बनाए रखने हेतु, यानी कि टू मेंटेन मोरालिटी इन द सिटीजन, डिक्टेटर अगस्टस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम लॉज। ठीक है, वहाँ की जो प्रजा थी वो नैतिक रूप से एक स्तर पे बनी रहे, उसका ख्याल यहाँ अगस्टस ने रखा था। कानून बनाने में सम्राट जस्टिनियन का सबसे योगदान जो है वो बड़ा है, और सबसे प्रथम भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही यह कानूनों को घड़ने की या कानूनों को कोडिफाई करने की शुरुआत करी थी, ऐसा भी कहा जाता है। कॉर्पस जूलियस सिविलिस नाम से जाना जाता जस्टिनियन धारा संग्रह, यह धारा संग्रह में रोमन कानून का संपादन किया जाता था। प्राचीन रोमन की बात है, जो है प्राचीन रोमन समय की, और इस समय में जो यहाँ ऐसा आप समझ लीजिए कि
एक प्रकार का पुस्तकालय था या पुस्तकों का भंडार था, उसमें यह कानूनों की बनावट होती थी, कानूनों को लिखा जाता था, उनकी नकलें तैयार होती थी। इस संग्रह में कानून को 3 विभागों में विभाजित किया जाता था। ये मुख्य रूप से 3 विभाग थे। सबसे प्रथम था कोड, दूसरा था कोड, फिर डाइजेस्ट, और तीसरा था इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से विभाजित किया जाता था कानूनों को। इस धारा संग्रह में कई प्रकार के कानून का संग्रह किया गया था, कई प्रकार के कानून का संग्रह भी किया गया था, वहीं संपादन भी किया गया था। समग्र रूप से मूल्यांकन के बाद कहा जाता है कि रोमन कानून निश्चित स्वरूप के व निष्पक्ष थे। यस, अगर 360 डिग्री हम लोग रोमन कानून को पढ़ ले तो वहां से हम लोग सार निकल सकते हैं कि वे सबसे प्रथम तो एक निश्चित रूप में थे, एक अच्छी बात है, स्पष्ट थे, वहीं निष्पक्ष थे, किसी के भी पक्ष में नहीं थे, दे वर नॉट बायस्ड। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, और इसी कारण यह कानून ने रोम को आगे बढ़ने में मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। वहीं आज न्यायिक क्षेत्र में उपयोगी कई शब्दों का उद्भव रोम के न्यायिक तंत्र से हुआ है। कई सारे शब्द है, जैसे जुरिस्प्रूडेंशियल या जुरिस्प्रूडेंशिया आप कह लीजिए, लेजिस्लेशन कह लीजिए, लीगल कह लीजिए, जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग जाने अनजाने में बहुत ही धूम मात्रा में उसका प्रचार करते हैं, प्रयोग करते हैं, मगर हमें मालूम नहीं रहता कि ये शब्द दरअसल आए कहाँ से है। तो ये समझना है, ये सारे शब्द रोमन सभ्यता से आए हैं। और कभी भी आपको ऐसा कोई प्रश्न भी पूछा जाए और वो चीज़ें कानून को लेकर हो, कानून संबंधी, और कहा जाए कि ये प्रश्न कहाँ से आया है, तो 99% वो जो शब्द होगा जो कि धारा शास्त्र के साथ संबंधी होगा, वो संभवतः रोम ने ही दिया होगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं धारा शास्त्र में, वो सारी चीज़ें हमने रोम से ही पाई है, रोम ने ही पूरे विश्व को दी है। तो ये हमें याद रखना है। कई सारे शब्द है, जुरिस्प्रूडेंशिया, लीगल, लेजिस्लेशन। आज जो हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रयोग बहुत ही सामान्य रूप से करते हैं, मगर हमें मालूम नहीं पड़ता कि वहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लेजिस्लेटिव नाम लेजिस्लेशन के ऊपर से पड़ा है, लेजिस्लेशन जो नाम है वो रोम ने दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखें, रोमन कानून जितने राष्ट्रीय थे उतने ही अंतर्राष्ट्रीय थे, जिसका जिक्र मैंने किया। रोमन कानून ने पूरे विश्व के न्याय तंत्र को समृद्ध बनाया। पहले अपने न्याय तंत्र को अच्छा बनाया, मजबूत बनाया, फिर बाद में पूरे विश्व के न्याय तंत्र को मजबूत बनाया, क्योंकि लोग जो है वे इनके न्याय तंत्र को एज अ मॉडल उपयोग में लेने लगे, उनको देखकर अपना न्याय तंत्र सेट करने लगे, बनाने लगे। रोमन कानून मानवतापूर्ण व निष्पक्ष थे। दे वर ह्यूमन इन नेचर और दे वर फेयर। तो ये बात थी रोमन कानून की, जिनमें एक बात और करनी है, इन कानूनों ने व्यवस्था, न्यायतंत्र, प्रजा जीवन को एक बनाया, ये सारी चीज़ों को एक धागे में कर दिया, और प्रजा जीवन जो है वो आंशिक रूप से सुखी कर दिया और शांति भी बनी रही। अब देखना है वहाँ का राज्यतंत्र, या आप कह लीजिए प्रशासन या प्रशासनिक तंत्र, जो मर्जी हम कह सकते हैं। सबसे प्रथम रोम ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोम ने प्रशासन में प्रजा की आवाज को जगह दी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आज दिन तक लोगों के प्रतिनिधि प्रशासन में नहीं थे, मगर यहाँ रोम ने अपने इस सिस्टम में फेरफार किया अपनी प्रक्रिया में, और यह प्रक्रिया को बदल कर कुछ ऐसी कर दी। रोम ने राजाशाही व लोकतंत्र के मूल्य से मिश्रित प्रशासन की स्थापना की। राजाशाही के भी मूल्य थे, लोकतंत्र के भी मूल्य थे, और कहीं इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि रोमन प्रशासन में कहीं ना कहीं तानाशाही तत्व भी मौजूद थे। तो ये तीनों का त्रिवेणी संगम माना जाता है, लोकतंत्र का, राजाशाही का, तानाशाही का, जो कि बहुत ही आप समझ लीजिए रेयर है, ऐसा कहीं और देखा नहीं जाता आमतौर पे। रोम ने या रोम के इस शासन तंत्र में सेनेट का बड़ा महत्व था। देखिए, सेनेट ये एक बॉडी थी और राजा की सलाहकारिका के रूप में काम करती थी, राजा को सलाह देने का काम करती थी। वो राजा के जो अनुगामी होते थे
उनकी नियुक्ति में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती थी। तो अपने आप में सेनेट एक पावरफुल बॉडी थी जो कि राजा के करीब रहती थी, राजा को सलाह देने के लिए रहती थी। विदेश नीति व राजा के अनुगामी की नियुक्ति में महत्व की भूमिका रखती थी। विदेश नीति में भी इनका योगदान था, यानी कि सेनेट का। राजा जो कोई भी चीजें है, जो कोई भी निर्णय है, वो सेनेट को लेकर ही आगे बढ़ता था। रोमनों ने अपने राज्य को अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र और अच्छा रहे, प्रत्येक विभाग का प्रशासन अच्छी तरीके से हो सके। प्रशासन को अलग अलग शाखा में विभाजित कर दिया। इस तरह रोम का विश्व को राज्य शास्त्र में योगदान अद्वितीय है। जो आज हम लोग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, या आप समझ लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये सारी जो डिपार्टमेंट की जो बातें हैं या जो परिभाषा है वो हमें रोम ने दी है प्रशासन में। तो ये अपने आप में रोम का अद्वितीय योगदान कह सकते हैं। ये बात रही राज्य शास्त्र की या प्रशासन तंत्र की। अब देखना है धर्म व तत्वज्ञान, जिसका टाइटल नीचे है, कंटेंट जो है वो यहाँ आपके सामने है। ग्रीस की तुलना में रोम में धर्म व तत्वज्ञान की प्रगति कम हुई, क्योंकि इनके ऊपर ग्रीक का प्रभाव था, ग्रीक देवी देवताओं का प्रभाव था। इनकी श्रद्धा ग्रीक जो देवी देवताएं थी उनके ऊपर ज्यादा थी। तो अधिकांश देव देवियां जो थी वो ग्रीक की ही थी। कुछ एक ऐसे देव थे जो अपने रोम के अपने थे। देखेंगे रोमन प्रजा ने ग्रीस के देव देवियों को अपना लिया। रोम की देव सृष्टि में कुछ मुख्य देव देवियां थी, जिसमें अपोलो है, मार्स है, फिर रोमा देवी थी जिसको हमने देखा था, एकमात्र देवी थी रोम की, एकमात्र रोम की देवी जिसे रोमा देवी के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में यहाँ जुपिटर था, यानी कि बृहस्पति। तो इत्यादि मुख्य ऐसे देव थे, वरना अन्य जो देव देवियां थी वो सारी ग्रीक की थी। कॉन्स्टेंटाइन राजाओं ने ईसाई धर्म स्वीकारा, परिणाम रोम का राज्य धर्म ईसाई हुआ। रोमन प्रजा ने शुरू में ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया। रोमन प्रजा ने शुरू में ईसाई धर्म का तो खूब प्रचार किया, मगर बीच में कुछ ऐसा वक्त आ गया जिस वक्त में रोमन प्रजा ईसाई धर्म से दुश्मनावट करने लगी, ईसाई धर्म को धर्म ही नहीं समझती थी। ऐसा भी कुछ कालखंड यहाँ हमें देखने को मिलता है। और यह धर्म ने, यानी कि क्रिश्चियन ने, रोम के डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हुआ ईसाई धर्म रोम को आगे बढ़ने में, बड़ा साम्राज्य होने में, समृद्ध होने में। जैसे यहाँ कहा गया था कि ईसाई धर्म ने रोमन प्रजा को दृष्टि प्रदान करी। रोमन समाज पटरी जो है होती है उससे भटक गए थे। अंधश्रद्धा में जो है उनका जो समाज था वो चला गया था, उनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा में तब्दील हो गई थी। मगर ईसाई धर्म ने आकर इस, आप समझ लीजिए कि जो ये अंधश्रद्धा कह लीजिए या जो कोई भी बात कह लीजिए, उसको दूर किया और इनको एक सच्ची राह पर चलाया। आगे देखें तो जब बाह्य आक्रमण हुआ तब भी ईसाई धर्म ने ही रोम की रक्षा करी, एक प्रकार से एकता का माहौल पैदा किया, धर्म के ऊपर विश्वास करने की बात करी। तो प्रजा का जो मोरल था वो अपने आप में बूस्ट हुआ। तत्वज्ञान के क्षेत्र में रोम ने नोंदनीय प्रगति हासिल नहीं करी। यस, तत्वज्ञान के क्षेत्र में भी रोम लगभग ग्रीक के ऊपर ही निर्भर है, ग्रीक से ही प्रभावित है। रोमन तत्वज्ञान में विश्व धर्म की भावना का विकास हुआ। रोम का प्रथम महान तत्वज्ञानी सिसेरो, और यही संभवतः आखिरी था, क्योंकि अन्य कोई नोंदनीय ऐसे तत्वज्ञानी हमें रोमन इतिहास में देखने को नहीं मिलते हैं जितना सिसेरो था। यह बात हुई धर्म व तत्वज्ञान की। अब देखना है साहित्य के बारे में। धर्म की तरह साहित्य में भी रोम ने ग्रीस की तुलना में कम विकास किया, क्योंकि यहाँ साहित्य का भी विकास नहीं हुआ था। साहित्य क्षेत्र में ग्रीक का अनुकरण ही किया गया रोमन प्रजा द्वारा। जैसे धर्म में ग्रीक का अनुकरण हुआ, ग्रीक देवी देवता, वैसे ही साहित्य में भी ग्रीक साहित्य का ही अनुकरण हुआ। इन्होंने ग्रीक के साहित्य को ही अपना लिया, अपना ही समझ लिया। रोम ने प्राचीन जगत को लैटिन भाषा व लैटिन साहित्य का परिचय करवाया। भाषाएं जरूर दी, मगर अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य के संदर्भ में
रोम का योगदान शून्य है। आधुनिक यूरोपीय भाषा की जननी लैटिन भाषा रोमनों ने विश्व को दी। ओडिसी महाकाव्य का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया। तो ये अनुवाद सारे करवाए, मगर अगर कंटेंट क्रिएटिंग की बात करें तो वो यहाँ रोमनों के द्वारा कम होता हमें देखने को मिलता है, वहीं ग्रीक के द्वारा ज़्यादा हुआ था। या कंटेंट आप कह लीजिए कि एक प्रकार से कंटेंट क्रिएट ही करना, यस दैट इज़ द परफेक्ट वर्ड। उसके बाद देखें अगस्टस के समय में विशिष्ट प्रकार की साहित्य की रचना हुई, क्योंकि अगस्टस ने पैट्रोनेज दी, राज्याश्रय दिया कलाकारों को, साहित्यकारों को, कवियों को। परिणाम साहित्य में हमें थोड़ा बढ़ावा देखने को मिला, अलग अलग विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना शुरू हुई। वर्जिल इस युग का उत्तम कवि था। एडिन उसका एक महाकाव्य है जिसमें कवि वर्जिल यानी कि यह महानुभाव ने रोम के गौरव गाथा का वर्णन किया है। बहुत ही अच्छा वर्णन इस महाकाव्य में देखने को मिलता है जो कि वर्जिल के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हमें राष्ट्रभावना की झांकी भी देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा प्रदेश एक था, प्रवासन हो रहा था, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज हो रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे का कल्चर समझ रहे थे। तो एक एकता की भावना का जन्म इसमें से हुआ था। वर्जिल के बाद कवि होरस इस समय के महान कवि माने जाते थे। कवि होरस भी अपने समय के अति महान कवि थे, जिनकी कृतियाँ मुख्य रूप से टीकाएँ थी, टीकाओं के रूप में ही लिखी गई थी। और उसमें भी रोमन प्रजा का वर्णन या रोमन प्रजा के विकास का वर्णन अधिक मात्रा में किया गया था। साथ ही में कवि होरस की कृतियों में एक और विशेषता में देखने को मिलती है, जिसमें ग्रामीण जीवन व प्राकृतिक जीवन का जो उल्लेख है वो हमें देखने को मिलता है उनकी कृतियों में। अधिकांश कृतियों में ग्रामीण जीवन व प्राकृतिक जीवन की बात होती है, उसका प्लॉट होता है, उससे बात या चर्चा शुरू होती है। साथ में इस युग में पद्य जो रचनाएं होती थी, पद्य साहित्य प्रकार होता था, उसके साथ गद्य साहित्य का भी जो है एक प्रकार से विकास हुआ। आदि तक हमने काव्य महाकाव्य ही देखा, मगर अब पुस्तकें, नॉवेल्स भी लिखनी शुरू हो गई और वो भी काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ लिखी भी गई। अगस्टस के बाद के समय में साहित्य में नोंदपात्र कार्य नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी राज्याश्रय मिला था वो अगस्टस के द्वारा ही मिला था। वैसे जैसे अगस्टस ने अपने राज्य के भंडार साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, रचनाकारों के लिए खुले रख दिए थे और इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया था। फिर आगे देखें तो रोम ने प्राचीन इतिहास को बाइबल की भेंट दी। बाइबल जो कि ईसाई धर्म का आज आधार स्तंभ है, ईसाई धर्म का आधार स्तंभ। आगे देखें तो हमें विज्ञान देखना है। यहां हमने साहित्य की बात कर ली, अब देखें विज्ञान में रोमन प्रजा ने ज्ञान के क्षेत्र में नोंदनीय प्रगति हासिल नहीं करी थी। यहां विज्ञान है। फिर भी लुक्रिशियस, वेरो, प्लिनी, एलेंडर इत्यादि वैज्ञानिकों ने यहाँ अहम योगदान दिया। वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई योगदान नहीं था, मगर जो कोई योगदान दिया कुछ एक विज्ञानियों के द्वारा वो अच्छा था। प्लिनी का ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री कई विषयों के तत्वों का मिश्रण है, कई विषयों के तत्व, जिसमें ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी के बाद अगर देखें तो ब्रह्मांड विद्या है, मानव विद्या है, वनस्पति शास्त्र है, मानव शास्त्र है और साथ ही में खनिज शास्त्र है। ठीक है, तो इतने सारे विषयों का जो है एकदम सम्मिश्रण यहाँ प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री के पुस्तक में हमें देखने को मिलता है, वो भी इतने वर्ष पहले प्राचीन समय में। ज्योग्राफी है, फिर यूनिवर्स है, बॉटनी, बायोलॉजी, मीटीरियोलॉजी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को या इतने सारे विषयों के तत्वों को एक ही पुस्तक में लाना, वो अपने आप में एक विशेषज्ञ की निशानी है, एक निष्णात की निशानी है। आगे देखें, तबीबी क्षेत्र में रोम ने ग्रीस से कई सारी चीजें सीखी है। तबीबी क्षेत्र में भी रोम ने कई सारी चीजें यहाँ
जो है ग्रीस से सीखी है, जिसमें ऑगस्टस के समय बहुत ही अच्छा यहाँ विकास हमें देखने को मिलता है। भले ही चीज़ें ग्रीक से सीखी हो, मगर जो विकास हुआ वो विकास अगस्टस के समय में अधिक था। सम्राट वेस्पासियन ने तभी भी अध्यापकों को प्रेरणा देने हेतु तनख्वाह देने की शुरुआत करी थी। तनख्वाह देने की शुरुआत करी थी, वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये एक प्रकार से मोटिवेशन देती है और तबीबों को और सेवा करने के लिए प्रेरणा देती है। रोम में कई जगह पर औषधालय पद्धति की शुरुआत करी, तो ये भी अपने आप में सम्राट वेस्पेन के नाम एक सिद्धि है। तो ये बात रही विज्ञान की। अब आखिरी मुद्दा देखना है संस्कार विरासत में, जो है कला का। तो कला के मामले में भी मैं आपको बता दूं कि चाहे वो चित्रकला हो या चाहे वो संगीत कला हो या नृत्य कला हो, सारी कलाओं के ऊपर ग्रीक का प्रभाव था। यहाँ दो कला थोड़ी विशेष है, जिसमें सर्वप्रथम है बर्तन के ऊपर की चित्रकला, वहीं वक्तृत्व कला यानी कि स्पीच, आर्ट ऑफ स्पीच। ये दो चीज है जो संभवतः स्वतंत्र रूप से रोम में विकसित हुई है, देखेंगे। सबसे प्रथम रोमन प्रजा खुद ही कारीगर नहीं थी। दे वर नॉट आर्टिसंस एट ऑल। रोमन प्रजा को ग्रीक प्रजा ने कला का शौक दिया। ग्रीक प्रजा ने ही सिखाया कि ये सारी चीजें जो है वो मनोरंजन के लिए या शौक के रूप में की जाती है। रोमन सरदार जब ग्रीस जाते थे तो वहां से कई शिल्प कृतियां लाते थे, स्कल्प्टर, और ये स्कल्प्टर वो ग्रीक के रखे जो है वहां से लेके यहाँ रखते थे। तो यहाँ के लोग भी देखते थे, यह कला देखते थे, यह कला में से कुछ सीखने का प्रयास करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी कला के ऊपर ग्रीक का प्रभाव होगा ही होगा। रोमन शिल्पों पर हमें ग्रीक कला की असर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, यह स्वाभाविक सी बात है। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि रोमन शिल्प कला का विद्याधाम नहीं मगर संग्रह स्थान जरूर था। अच्छी बात है, यहाँ कोई नई कला का जन्म नहीं हुआ, कोई नई कला यहाँ सिखाई नहीं जाती थी, मगर विश्व भर की कला का अगर कोई संग्रह स्थान है, कोई म्यूजियम है, तो वो है रोम। क्योंकि जो हमने देखा आगे, ग्रीक जो रोमन सरदार जाते थे आक्रमण करने हेतु, वो वहाँ से अच्छी अच्छी शिल्प कृतियाँ, अच्छे अच्छे आप समझ लीजिए कला के नमूने, ये सारी चीज़ें वो यहाँ ले आते थे रोम में और रोम को सजाते थे। रोमन शिल्पों में विनस द मिलो का शिल्प जग विख्यात है। इसके साथ अपोलो का, वहीं मिनर्वा देवी का शिल्प भी प्रख्यात है। आगे देखें, स्थापत्य कला में भी रोम ने ग्रीस से प्रेरणा ली थी। अगस्टस के समय कई प्रकार की इमारतों से रोम संगमरमर की नगरी बन गया। क्योंकि हमें मालूम है अगस्टस जो कि एक मुख्य सुधारक था पूरे रोम का, तो काफी सारे सुधार इसके समय ही हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक था स्थापत्य का। जब उसके समय जो इमारतें थी वो मार्बल से यानी कि संगमरमर से बनाई जाती थी और पूरी नगरी संगमरमर की बन गई थी, यानी कि श्वेत नगरी बन गई थी। महल, नाट्यगृह, सभागंड बनाए गए थे, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा था। बर्तन व दीवारों पर भी हमें चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं। रोमन चित्रकला जग विख्यात थी। रोमन चित्रकला के साथ रोमन प्रजा धातु काम में भी माहिर थी। कीमती धातु व हाथीदांत पर वे जबरदस्त नक्काशी काम करते थे। तो ये अपने आप में उनके द्वारा विकसित की हुई कला थी। रोमन लोग कांच में से भी कई अच्छी चीजों का निर्माण करते थे, तो वे लोग कांच विज्ञान भी जानते थे। रोम में संगीत व नाट्य कला का भी कुछ हद तक विकास हुआ था। इसके साथ वक्तृत्व कला का भी यहाँ अच्छी मात्रा में विकास हुआ था। वक्तृत्व कला का विकास अच्छी मात्रा में इसलिए हुआ था क्योंकि ये स्कूल के पाठ्यक्रम में समाहित था। स्कूलों में भी ये सिखाया जाता था, विद्यार्थी को भी ये सिखाया जाता था। तो आमतौर पे वक्तृत्व कला में ये लोग माहिर थे। संक्षिप्त में, रोमन संस्कृति ने विश्व को मौलिक विरासत कम दी, मगर जो विषयों में
जो तत्व दी है वो तत्व अद्वितीय है और हमें रोमन सभ्यता के अलावा कोई और नहीं दे सकता था। ये बात भी यहाँ इतनी ही जो है आप समझ लीजिए कि सच्ची है या हकीकत है। यहाँ कई सारी चीज़ें आएगी, जैसे लश्कर है, प्रशासनिक तंत्र है, भाषा है, वही सारी चीज़ है जो कि हमने देखी, जो कि रोमन ने पूरे विश्व को दी। यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रोम से मिली है। रोम ने यूरोप को गुलामी खत्म करने का रास्ता दिखाया। शुरुआत में तो गुलामों के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार किए, मगर फिर बाद में इन लोगों को समझ आ गया और ये लोग गुलामों को अच्छी तरीके से रखने लगे। वहीं गुलामी को भी खत्म करने के लिए या उनके ऊपर भी भार देने लगे। रोम ने लैटिन भाषा व उत्तम प्रशासनिक तंत्र से आधुनिक विश्व को प्रेरणा दी। रोम ने लैटिन भाषा व उत्तम प्रशासनिक तंत्र से आधुनिक विश्व को प्रेरणा दी। इस तरह रोम ने विश्व की मुख्य प्राचीन संस्कृतियों में स्थान प्राप्त किया। इतने अच्छे योगदान के बाद रोम को विश्व की अग्रणी या विश्व की कुछ एक श्रेष्ठ संस्कृतियों में गिना जा रहा है। फिर बाद में देखें तो हमें रोमन संस्कृति के विनाश के कारणों को तपासना है कि कौन कौन से ऐसे कारण थे। पर शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे इतिहासकारों के समूह है, एक समूह कोई एक थियरी को फॉलो करता है, एक समूह को एक थियरी को, मगर यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड जो बात है, जो कारण हो सकते हैं, उनको यहाँ तपासने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। देखेंगे विश्व इतिहास के पन्नों पर से एक चमकती संस्कृति का अस्त हुआ, और ये अस्त ऐसे हुआ जो एक सितारा गिर रहा हो, चमकता हुआ सितारा जैसे गिरता हो, वैसे ही ये चमकती हुई संस्कृति विनाश को जो है भेंट गई। आगे देखें, इतिहासविद व संशोधनकर्ता के लिए आश्चर्य की बात तो ये है कि कैसे इस संस्कृति का विनाश हुआ। सबसे प्रथम तो कोई किसी को मालूम नहीं, किसी के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं, कोई ऐसे आप समझ लीजिए कोई ऐसा जो है कोई दावा नहीं कर सकता कि ये संस्कृति यही कारण से समाप्त हुई है, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं है, सब कुछ ब्लर है। जैसा रोम जैसी विशाल संस्कृति का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, वैसे ही इतनी विशाल संस्कृति का विनाश भी एक दिन में नहीं हो सकता। तो यह बात स्वाभाविक सी में देखने को लगती है, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। अगर किसी भी बड़ी संस्कृति का निर्माण कुछ एक चंद दिनों में नहीं हो सकता, तो कैसे इतनी बड़ी संस्कृति का विनाश चंद दिनों में होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ इतनी बड़ी संस्कृति के विनाश का कारण या विनाश की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। कहा जाता है कि रोमन संस्कृति के विनाश की शुरुआत 400 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। 700 वर्ष इन लोगों ने राज किया, तो कह सकते हैं कि 300 वर्ष के राज के बाद, इन लोगों के 300 वर्ष के राज के बाद इनके विनाश की शुरुआत धीरे धीरे शुरू हो गई थी। विश्वविख्यात इतिहासकार सोलेम काट्जे अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ रोम में लिखते हैं, रोमन संस्कृति का विनाश अचानक नहीं हुआ था, मगर धीरे धीरे पूरी संस्कृति दुर्बल बनी। बाह्य कारकों से ज्यादा आंतरिक दुर्बलता से यह खत्म हुई। यानी कि यह महान इतिहासकार रोमन सभ्यता की का जिम्मेदार किसी बाह्य कारक को नहीं, किसी बाह्य परिबड़ को नहीं, मगर आंतरिक दुर्बलताओं को ही देते हैं। आंतरिक दुर्बलता कई प्रकार की थी रोम में, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे, मगर यहाँ हमें समझना है कि कोई भी बड़ी संस्कृति हो, उसको खत्म करने के लिए अगर कोई अगर कारक चाहिए, तो वो बाह्य कारक इतना ताकतवर चाहिए कि वो संस्कृति, सभ्यता या साम्राज्य से भी बड़ा हो। तो इतना बाह्य कारक मिलना भी एक असंभव सी बात है। तो यहाँ आंतरिक रूप से दुर्बलताएं होती है, जो ही ऐसी बड़ी संस्कृतियों को खत्म करती है। ऐसा यहाँ यह कवि ने नोंद ली है। वहीं प्रख्यात इतिहासकार जेडब्ल्यू दुरांत भी समीक्षा करते हुए कहते हैं कि महान संस्कृतियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु आंतरिक दुर्बलताओं से ही खत्म होती है। यस, यहाँ इन्होंने भी यही बात कही, इतना बड़ा साम्राज्य कौन इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, इससे बड़ा कोई खिलाड़ी होना तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ यह जेडब्ल्यू दुरांत ने भी इसके विनाश में आंतरिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा हमें यह विधान देखने से लगता है। प्रजा में व्यापक अनीति, इमोरालिटी, वर्ग विग्रह यानी कि कम्युनल क्लैशेस, कम होता व्यापार, डिक्लाइनिंग ट्रेड, विलासिनता यानी कि लापरवाही, या आप कह लीजिए एक प्रकार से
लापरवाही कहना उचित रहेगा। कम होती जनसंख्या, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, अनेक युद्ध, मल्टीपल वॉर, संक्रमण यानी कि रोग, इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे प्लेग हो, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, गुलामों के साथ खराब व्यवहार, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इत्यादि चीजें जो है वो इनके कारण मानी जाती है। कुछ एक इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रोमन संस्कृति का विनाश नहीं हुआ था मगर यूरोप में वो मिश्रित हो गई थी। कुछ एक इतिहासकारों का समूह ऐसा भी मानता है कि ये लोग या ये संस्कृति का विनाश नहीं हुआ था मगर धीरे धीरे ये संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति में मिल गई। फिर भी कुछ कारकों को गिना जा सकता है जिसको गिनने के लिए हम लोग एक स्मार्ट का उपयोग करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और ये एक स्टैंडर्ड व्यू है, ना तो ये राइटिस्ट व्यू है ना तो ये लेफ्टिस्ट है, ये एकदम न्यूट्रल व्यू है। देखेंगे 5 कारणों को यहाँ जिम्मेदार ठहराया गया है। सबसे प्रथम है राजनीतिक कारण, आई होप आपको वहां से दिख रहा होगा। बाद में दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, धार्मिक कारण चौथा, और आखिरी में है प्राकृतिक कारण। तो इतने कारण यहाँ हमारे सामने है, प्रत्येक कारण को उठाएंगे, उसको तपासेंगे। सबसे प्रथम राजनीतिक कारण। रोमन साम्राज्य का क्षेत्र इतना बढ़ गया था कि एक चक्री शासन लगभग असंभव था। क्षेत्र वाइज इतना बड़ा हो गया था कि एक चक्री शासन संभव नहीं था। कई शासक तानाशाह व राजा दुर्बल निकले। जो अच्छे राजा थे, जो अच्छे प्रशासक थे, उनके पीछे उनके अनुगामी, उनके सक्सेसर्स दुर्बल निकले, जो एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारण है। कई राजवी विलासी व लापरवाह थे, विलासी थे वे, लापरवाह थे। रोम का लश्कर काफी अस्त व्यस्त था क्योंकि जीते हुए प्रदेशों में से जो गुलाम होते थे उन गुलामों को यहाँ लश्कर में दाखिल किया जाता था। अब यह गुलामों में राष्ट्रभक्ति नहीं थी, राष्ट्रभक्ति नहीं थी, तो इस वजह से लश्कर का मोरल जो है वो डाउन हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। सत्तालोभी अमलदार सत्ता के लिए आपस में ही संघर्ष करते रहते थे। जो अमलदार थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे प्रदेश के प्रशासन की, वे लोग अपनी सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आंतरिक रूप से संघर्ष करते रहते थे। लश्करी असंतोष, अकुशल राजवी, वैभवी राज्य इत्यादि ने बाह्य प्रजा के लिए आक्रमण करने का रास्ता आसान कर दिया। ठीक है, ये सारे 3 कारण है, जो 3 कारणों ने बाह्य परिबलों को उत्तेजना जो है दी और कहा कि आप लोग आइए और हमारे साम्राज्य के ऊपर आप आक्रमण कीजिए, हमारा साम्राज्य आप प्राप्त कीजिए। तो ये बात है राजनीतिक कारण में। सामाजिक कारण की बात करें तो रोमन साम्राज्य में शुरुआत से ही 2 वर्ग प्रचलित थे, जो हमने देखा था। एक उमराव का वर्ग था, एक था गरीबों व कृषकों व गुलामों का। प्लेबियन यानी कि उमरावों का वर्ग, पेट्रिशियन यानी कि कृषकों व कारीगरों का वर्ग। जो प्रदेश जीता हुआ था उसमें से गुलामों की संख्या बढ़ी, जो प्रदेश जीता हुआ था उसमें से गुलामों की संख्या बढ़ी। हुआ यह कि जैसे जैसे गुलाम आने लगे तो वे धीरे धीरे अपना जीवन रोम में व्यतीत करने लगे। अपने जीवन में वे रोमन महिलाओं के साथ विवाह करने लगे, बच्चे पैदा करने लगे। तो धीरे धीरे इस पीढ़ी से रोमन तत्व धीरे धीरे नाबूद होने लगा। यही एक कारण है कि रोमन प्रजा में से रोमन तत्व ही नाबूद हो गया। तो इसके लिए ये एक मुख्य हम लोग समझा सकते हैं या समझ सकते हैं, ऐसा कारण है कि गुलामों के द्वारा रोमन महिलाओं के साथ शादी करने पर उनके संतानों में या उनके संतान रोमन गुण के बगैर के थे या रोमन गुण युक्त नहीं थे। रोम पहले से ही भोगविलासी थे या रोमन पहले से ही भोगविलासी थे, ये भी कह सकते हैं। रोमन समाज व साम्राज्य के पतन में भी इस भोगविलास ने एक मुख्य भूमिका बजाई है, या ये भी एक कारण था। भोगविलास के कारण ही लश्कर का भी पतन हुआ। रोम के समाज को कोई रोग लग गया था, पूरा समाज जो है वो रोगी हो गया था और उसको काफ़ी सारी प्रकार की दवाइयाँ की ज़रूरत थी। ईसाई धर्म ने ये दवाई देने की जो हिम्मत दिखाई, कोशिश भी की, फिर भी रोमन विनाश को ये रोक नहीं पाए। तो ये बात है जो कि हमें सामाजिक कारण में देखने को मिली। अब आर्थिक कारण देखना है। रोमन प्रजा शुरू से ही लश्करी मिजाज की थी, यानी कि वो रोमन पूरा साम्राज्य ही शुरू से लश्करी साम्राज्य था, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनमें व्यापार करने की कोई काबिलियत नहीं थी।
मगर फिर भी अगस्त्यस के समय में कुछ व्यापार को उत्तेजन मिला, मगर बाद के राजाओं ने अपनी लापरवाही से, अपने विलासिनता से यह जो ट्रेड होता था, व्यवसाय होता था, उसको बंद करवा दिया, खत्म करवा दिया। उल्टा अपने पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए राजाओं ने व्यापारियों पे ऊपर कई प्रकार के कर लादे, तो अर्थतंत्र टूट गया, अस्त व्यस्त हो गया। शुरुआती राजा तानाशाह ने व्यापार को प्रोत्साहित किया, मगर पीछे वाले जो हुए वे सारे लापरवाह। व्यापार में उत्तेजन की बात तो ठीक, इन शासकों ने अपने भोग विलास हेतु प्रजा के ऊपर कई प्रकार के कर डाले, जिसका परिणाम और दुष्कर हुआ। रोमन प्रजा और राज्य प्रतिदिन गरीब होता गया, ये इसका परिणाम आया। तो ये रहा जो है तीसरा कारण, आर्थिक। अब देखना है धार्मिक कारण। विख्यात इतिहासकार गिबन व अन्य साहित्यकारों के मुताबिक रोमन साम्राज्य के विनाश का कारण ईसाई धर्म था, मगर ये बात को यहाँ हमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईसाई धर्म ने तो उल्टा रोमन प्रजा को बचाया, रोमन प्रजा को अंधश्रद्धा से बचाया, रोमन प्रजा को भटके हुए रास्ते से लाकर सही रास्ते पर रखा, सही रास्ता दिखाया। देव देवियों के नाम पर गिरजाघरों के पादरी प्रजाओं को दुखी करते थे, ये बात सही है। जो कोई भी प्राचीन सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की हो, चाहे वो आप समझ लीजिए कि सुमेर की हो, ठीक है, बेबीलोन की हो, जो कोई भी सभ्यता हो, सारी सभ्यताओं में गिरजाघर व ये जो धर्मगुरु होते थे उनके द्वारा अन्याय किया गया था, उनके द्वारा लोगों को परेशान किया गया था, लोगों का शोषण किया गया था, ये कहना उचित रहेगा। देव देवियों के नाम पर गिरजाघर देख लिया वो। रोमन प्रजा को एक मानवता संपन्न धर्म चाहिए था, और ये मानवता संपन्न धर्म की चाह, रोम की इस चाह ईसाई धर्म ने पूर्ण करी। ईसाई धर्म ने वे मांगे पूर्ण करी। अंधकार व अज्ञानता को रोमन लोगों से इस धर्म ने दूर किया। दुख में से ही रोमन प्रजा को बाहर निकाला। महान इतिहासकार स्पष्ट कहते हैं कि ईसाई धर्म की वजह से ही रोमन प्रजा युद्ध व विलास के रास्ते से वापिस आई, शील व शांति के रास्ते वापिस आई। तो ये ईसाई धर्म का योगदान है, नहीं कि उसके पतन में ईसाई धर्म कारण था। मगर ये एक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण तो कोई भी दे सकता है, उसे कौन रोक सकता है, मगर हमें मानना या ना मानना वो हमारे हाथ में है, वो हमें अच्छी तरीके से उसका निर्णय लेना चाहिए। और आखिरी कारण जो प्राकृतिक कारण है, जिसके तहत राजनीतिक आफतों के साथ रोम में प्राकृतिक आपदाएं भी काफी आई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो थी ही, मगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से, नेचुरल दृष्टि से भी डिजास्टर्स भी यहाँ कई सारे आए इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस। प्राचीन रोम ने मलेरिया भी देखा, मलेरिया का मच्छर रोम ने देख लिया था, रोम उससे पीड़ित भी था। उसके साथ प्लेग जैसा भयंकर रोग भी रोम ने देखा। प्लेग जो कि हाईली कंटेजियस डिजीज था, आमतौर पे माउस में से फैलता हुआ, उंदर में से फैलता हुआ ये रोग है, जो रोग रोम ने देखा, प्राचीन रोम ने देखा। इस वजह से रोम की जनसंख्या कम हो गई, काफी सारे लोग मरे। साथ ही जर्मन आक्रमणों ने इस स्थिति को और बदतर बना दिया। संक्षिप्त में यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि दूसरे पर सत्ता बनाने के लिए पहले अपने ऊपर सत्ता चलाना सीखनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ अगर रोम की बात करें तो रोम के शासकों को सबसे प्रथम तो सत्ता चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था, मगर उनके पास इतनी बड़ी सत्ता आ गई, पूरे साम्राज्य की सत्ता आ गई कि वो कोई किसी क्षेत्र को वे संभाल नहीं पाए। तो यहाँ बहुत ही अच्छा किया गया है, कहा गया है कि दूसरे पर सत्ता अगर आपको बनाए रखनी है तो आपको पहले आपके ऊपर सत्ता बनाए रखनी सीखनी होगी, तब जाके आप उसका एग्जीक्यूशन दूसरे के ऊपर कर सकते हैं, वहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ प्राचीन रोमन सभ्यता का ये अध्ययन पूर्ण करते हैं। लगभग हमने 4 उपाख्यानों में यह पूरी सभ्यता को देखा। अति महत्वपूर्ण सभ्यता है, विश्व को भी काफी सारी क्षेत्रों में इस सभ्यता ने हमें भेंट दी है। तो इसी के साथ आज हमारी चर्चा हम लोग पूर्ण करते हैं। साथ ही में अगर आप एक सीरियस महत्वाकांक्षी छात्र है, सनदी सेवा या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप जीएस को यानी कि आपके सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज को तैयार करने हेतु
उसके अध्ययन हेतु आप हमारे साथ जुड़े, ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ जुड़े, आज ही जुड़े। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स जो है वो तुरंत मिल पाए। सो आज इतना ही। आप आपका फीडबैक हमें दे सकते हैं, आपके सजेशंस हमें अवकार्य है। साथ ही में आपके जो डाउट्स है इतिहास को लेकर या सामान्य अध्ययन के किसी भी विषय को लेकर, तो हम उसको अवकारते हैं। आप हमें निसंकोच आपके डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हाइपोथेसिस के अगले सेशन में एक नई सभ्यता के साथ, एक नए संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।